हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम देखने वाले हैं रिग्रेशन का एक क्वेश्चन। पर क्वेश्चन देखने से पहले एक बात पूछनी है मुझे आपसे। आप वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप लाइक कर सकते हो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है तो वो भी लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वाकई में पीडीएफ बनाने में। अपना टाइम निकाल करके, अपनी पढ़ाई का टाइम कुछ उसको सेक्रीफाइस करके तब जाके मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको रियली लगता है कि बनानी चाहिए, अदरवाइज मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपका और अपना दोनों का? आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वेरियस एजम्पशंस एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग रिग्रेशन एनालिसिस, ऑल्सो कंपेयर स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोफिशिएंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्या कहता है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पूछे गए हैं। पहला क्या कहता है? वेरियस एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं? रिग्रेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? वेज ऑफ परफॉर्मिंग रिग्रेशन एनालिसिस, किस तरीके से हम रिग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? कंपेयर कीजिए स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज बीटा कोफिशिएंट को। फिर उसके बाद क्या? सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है जिसको हमें जानना है और उसको बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो है हम क्या करेंगे, मैथ्स का जो एक एग्जाम्पल है वो लेकर, दो एग्जाम्पल बल्कि लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर हम विदाउट मैथ्स के एग्जाम्पल समझेंगे उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमें क्या लिखना है? थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं पता तो हम थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी जो भी उसके पीछे मैथ्स है एक बार उसको समझ लें, ताकि एग्जाम में हम अच्छे से लिख पाएँ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। फर्स्ट लेकर चलते हैं, एजम्पशंस क्या हैं। तो एजम्पशंस में क्या लेते हैं? द रिग्रेशन है 5 की एजम्पशंस। कौन कौन से एजम्पशंस है? पहला एजम्पशन कहता है कि उनके बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। रिलेटिव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, होनी चाहिए एक्चुअल रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज टू एस्टिमेट द वैल्यूज विद इन द रेंज फॉर इट इज वैलिड। ये कहता है कि जो एस्टिमेट है, जो भी हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यूज़ को, उनकी जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड रेंज ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 और +1 के बीच में, ठीक है। तो रेंज कैसी होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमेन्स द सेम टिल द रिग्रेशन इक्वेशन इज कैलकुलेटेड। जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होनी चाहिए? कैलकुलेट करने तक सेम रहनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल टेक्स अ रैंडम वैल्यू बट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर फिक्स्ड। ये क्या कहता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या करते हैं? रैंडम वैल्यू लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या नहीं होनी चाहिए? उनके जो वेरिएबल है, वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड। उनके वेरिएबल फिक्स्ड होने चाहिए। इफ द रिग्रेशंस वी हैव टू डिपेंडेंट वेरिएबल in our estimating equations, however we can use more than one independent variable। ये क्या कहता है कि अगर रिग्रेशन में हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो जिस भी इक्वेशन को हम एस्टिमेटिंग जो भी हमारी इक्वेशन आ रही है तो उसमें हम उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ होना चाहिए। कैन यूज़ मोर देन वन, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें, जैसे लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है? लीनियर रिलेशनशिप जिसमें क्या होगा? रिलेशन होगा एक्स और वाई का किस फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में, ठीक है। वो होती है लीनियर रिलेशनशिप। मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि इसका क्या मतलब होता है कि जो एरर होगी वो क्या होगी? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। वो क्या होगी? एक नॉर्मल वे में होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी जो भी एरर है, ठीक है। एरर क्या होगी? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये इसमें कहा गया है। फिर क्या कहता है? नो और लिटिल मल्टी कॉलिनैरिटी। इसमें हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें क्या है? मल्टीपल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे? जो बीटा कोफिशिएंट होगा उसकी जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक होगी? वो लार्ज होगा +1 से, और स्मॉलर होगा कहाँ से? -1 से। -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। अच्छा, बट दिस इज ड्यू टू मल्टी कोलिनैरिटी। ये किस वजह से होगा? मल्टी कोलिनैरिटी के कारण होगा। नो ऑटो कोरिलेशन। ये क्या कहता है कि
इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पास्ट वैल्यू है, जो भी हमारे पास पास्ट वैल्यू है, जो भी करंट वैल्यू है, उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे मेजर करते हैं। नो ऑटो कोरिलेशनशिप में ये होता है, नो ऑटो कोरिलेशन, ये क्या कहता है कि खुद से उसका रिलेशन ना हो बल्कि करंट और पास्ट से उसका रिलेशन जो है मेजर करते हैं। इसमें homoscedasticity, a condition in which variance of the residual or error term in a regression model is constant। ये क्या कहता है कि जो इसमें एरर है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल के फॉर्म में ना हो। अब बात करते हैं वेज ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अब इसे देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, एक टेबल कंसिडर करनी होगी अगेन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वॉल्यूम क्या दी गई है, 1000 यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस फॉर्म में दी गई है, डॉलर की फॉर्म में। अच्छा, तो ये जो वॉल्यूम दी गई है ये क्या है, एक्स की वैल्यू, और जो ये कॉस्ट दी गई है ये वाई है। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ग्रे में दिख रहा है ये जो है हमें गिवन है, हम इसको सॉल्व करके बाकी ये सब चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ये 1 दिया गया है, 1 2 3 की एक सीरीज दी गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स को सम करेंगे। सम करने के बाद में क्या मिला, हमें 15 मिला। 15 मिलने के बाद में इसका एवरेज निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स गिवन है हम इनका क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 5। 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीन या फिर एवरेज बोल सकते हो आप इसको। फिर इस एवरेज को हम इंडिविजुअली सभी से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक्स का जो मीन आया उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे सभी से इंडिविजुअली, यानी कि 1 - 3 = -2 आ गया। फिर 2 - 3 = -1 आ गया। 3 - 3 = क्या आएगा, 0 आएगा। 4 - 3 = 1। 5 - 3 = 2.0। तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर करने के बाद में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, अगेन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर की एक सीरीज बनी इसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम कर लिया, सम करने के बाद में हमें क्या मिला, 10 मिल गया। अब बात करते हैं वाई की। वाई में क्या किया गया है, वाई हमें गिवन है। अब ये जो गिवन सीरीज है, हम इस गिवन सीरीज को क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद में फिर अगेन इसका एवरेज निकाल लेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमें क्या मिला, 40 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा, जो ठीक है 40 डिवाइड बाय 5 आ गया आपका 8। 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, सभी से हम क्या करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 को सब्सट्रैक्ट किया 2 से, फिर 5 से सब्सट्रैक्ट किया, इसी तरीके से पूरी सीरीज से सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद में हमें क्या मिला, 6 - 3 3 0 एंड 6, इस तरीके से मिलता चला गया। मिलने के बाद में फिर क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद में हमें क्या मिला, 36 9 9 0 36। फिर इनको क्या किया, सम किया। सम करने के बाद में अब हमें एक और टर्म निकालनी है, दैट इज एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई को निकालने के एक्स इंटू वाई जैसे ही हम निकालेंगे तो हमें क्या मिला, कुछ एक सीरीज मिल गई। इनका क्या किया हमने, जो एक्स है, एक्स अब ये देखते हैं एक्स कौन से हैं और वाई कौन से हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, 12। 12 कैसे आएगा, ये वाला एक्स लेना है इसमें। ठीक है, ये जो एक्स आया, ये जो आया है ना मीन सब्सट्रैक्ट करने के बाद, और जो y में से जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगी एक सीरीज। इस सीरीज को हम क्या करेंगे, फिर सम करेंगे अगेन, तो हमें मिलेगा एट द एंड 27 मिला। 27 मिलने के बाद में ठीक है, अब हम इस पर लगाएंगे रिग्रेशन का फॉर्मूला। रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है आपका, y - y मीन और r दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, और रो x मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x - x मीन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। x मीन जो भी y मीन जो निकला था, x मीन जो भी निकला था वो टेबल से उठाएंगे, उसको पुट किया। पुट करने के बाद में अगेन पहले इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। रो वाई और सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये समीशन ऑफ x इंटू वाई और समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, जो हमने सॉल्व किया था टेबल में। तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, यहाँ से टेबल से ले लेंगे, समीशन की वैल्यू है, ध्यान रखना।
तो 27 और नीचे क्या आएगा 10। इस 10 को हमने क्या किया, टेबल से हमने क्या की, इन वैल्यूज़ को उठाया और यहाँ पे पुट किया। अब हमें क्या मिला, 27/10 आ गया, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं मीन की। वाई का मीन जो भी था उसको लिखा यहाँ पर, एक्स का मीन जो भी था उसको हमने यहाँ पे राइट किया। अब चलते हैं आगे। जब इसे कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, एट द एंड वाई इज इक्वल 2.7 इंटू एक्स माइनस 0.1, ये हमें मिली वाई की एक इक्वेशन। अब चलते हैं रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। यहाँ पर हम दो तरीके से निकालेंगे, दो तरीके से फॉर्मूले बनाएंगे, एक तो y ऑन x और एक x ऑन y। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं x ऑन y। x ऑन y में क्या करेंगे, अगेन पहले x माइनस एक्स मीन करेंगे, देन y माइनस वाई मीन, और इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके मल्टीपल में सिग्मा x अपॉन सिग्मा वाई, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर हम इसको फिर अगेन सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमें टेबल से मिल जाएगी इजीली क्योंकि हमने सॉल्व की हुई है। और यहाँ पर हम एक्स मीन रख देंगे। एक्स मीन क्या होगा हमारा, एक्स मीन जो भी हमने टेबल में कैलकुलेट किया है वो रख देंगे यहाँ पर। रखने के बाद में एट द एंड हमें क्या मिला, एक्स की एक इक्वेशन मिली। ठीक है, एक्स इज इक्वल 0.3 वाई माइनस 0.6, ये आ गई हमारी दो इक्वेशन, एक x की फॉर्म में एक y की फॉर्म में। जहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये जो y है, y क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन x क्या है, y पर डिपेंड कर रहा है अपनी वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरी इक्वेशन में क्या है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने दो तरीके से इक्वेशन निकाली। निकालने के बाद में अब हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या कहता है, बीटा एक्स वाई इसके मल्टीप्लिकेशन में बीटा वाई एक्स। तो फिर अगेन इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें क्या मिला, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा समीशन ऑफ वाई एक्स अपॉन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ से मिलेगी हमें, ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल बीटा एक्स प्लस सी। लेट्स सपोज दिस इज एन इक्वेशन, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है हमारी। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर कंपेयर करें तो बीटा क्या मिला हमें 0.3, और जो दूसरी इक्वेशन है जो x, यहाँ पर x है वहाँ पर y है, तो उसमें जो भी इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो बीटा की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो एक इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2.7 मिलेगा, और दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगा 0.3। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और अंडर रूट किया तो हमें क्या मिला, 0.9 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ से फाइंड आउट किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन एनालिसिस को आप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसका परफॉर्मेंस देख लिया। अब चलते हैं बीटा कोफिशिएंट, स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोफिशिएंट क्या है, अब उसे देखते हैं। उनका कंपैरिजन पूछा गया है क्वेश्चन में, कंपैरिजन बताना है। तो कंपैरिजन बताने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो बीटा कोफिशिएंट है वो होता क्या है। इफ द क्राइटेरियन वेरिएबल आर ऑल स्टैंडर्डाइज्ड, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर कॉल्ड बीटा वेट। ये क्या कहता है कि जो वेरिएबल्स हैं अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपनी, तो उन्हें क्या, उनमें जो कोफिशिएंट होगा, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बीटा कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर वे अनस्टैंडर्डाइज्ड हैं तो वो बीटा कोफिशिएंट नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तभी हम बीटा कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जब एक इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा बीटा कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, और इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई है स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट की, जिसमें मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1 होगा, और अनस्टैंडर्ड कोफिशिएंट क्या होगा, जिसमें चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, जैसे इक्वेशन है ये बीटा प्लस सी। ठीक है, बीटा एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। ये क्या कहता है कि
चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं एक यूनिट भी तो किस में चेंज होगा, y में। तो ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट ये कहता है। अब बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई इक्वेशन है ये, जिसमें बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू, नेक्स्ट अल्फा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीटा वाई की जगह क्या है यहाँ पर इनकम, और एक्स वन की जगह क्या है यहाँ पर एज, बीटा वन की जगह 2 और एक्स टू की जगह क्या है एक्सपीरियंस, और बीटा थ्री की जगह क्या है 3 और अल्फा की जगह है 10। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं कि ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनकम और एज। ये हो गई इनकम, ये हो गई एज। ठीक है, ये हो गया एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये जो है टू क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है, और 3 क्या है, इसके एक्सपीरियंस के मल्टीप्लिकेशन में है, और 10 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट को तो इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में है, जो भी कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करते हैं एज की, एज को हम कैसे मेज़र करते हैं, ईयर की फॉर्म में। और अगर यहाँ पर जो हमने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इस एक्सपीरियंस की जगह हम क्या लेंगे, वेट लेंगे, और वेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी, किलोग्राम में हम इसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इनकम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज एंड थ्राइस ऑफ वेट। ठीक है, थ्राइस ऑफ वेट प्लस 10। तो जैसा कि हम जानते हैं एज की जो यूनिट है जिसमें इसे मेज़र करते हैं वो क्या है, ईयर, और जो वेट है, वेट की जो यूनिट है वो क्या है, केजी। केजी में हम इसे क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। अगर हम कुछ भी कैलकुलेट करेंगे, ट्वाइस ऑफ एज, एज यानी किसी की एज है 2 ईयर प्लस 3 लेट सपोज किसी का जो वेट है वो कितना है, 15 kg है। ठीक है, 15 kg वेट। एक सेकेंड, दोबारा लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल। हम क्या ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एज कितनी है, एज है 5 ईयर, 5 ईयर हो गई एज, और जो वेट है, वेट कितना है, वेट है उसका 10 kg। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वाई और के, ये क्या है, दोनों अलग है। जब तक हम इन्हें एक फॉर्म में, एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, तब तक क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो आंसर होगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी जो यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी। केजी और ईयर को सिंगल एक यूनिट में लेके आना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होंगे। अभी ये क्या है, अनस्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इन्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसके लिए अगेन हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या करेंगे, हमने क्या लिया, यहाँ पर एज लिया। एज लेने के बाद में हमें जो है कुछ फ्रीक्वेंसी और साइज की एक सीरीज़ गिवन है दोनों, और उसको हमने क्या किया, फिर ऐड किया। ऐड करने के बाद में इनका और टोटल का सम किया। सम करने के बाद में हमें क्या मिला, 50 मिला। ठीक है, 50 मिलने के बाद में अब हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे, तो हमें नेक्स्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसको फिर टोटल सम, इसका टोटल का जो है हमने क्या किया, सम किया। सम करने के बाद हमें क्या मिला, 614। 614 मिल गया। 614 मिलने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें से मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स मीन। जो x है हमारे पास, इसमें से हम क्या करेंगे, x का मीन निकालेंगे। तो x का मीन कैसे निकलेगा, f इंटू एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, 614 को क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 122। 122 मिल गया। और ये क्या आ गया हमारा, x1 का मीन आ गया। x1 का जो मीन आया, अब हम इसको क्या करेंगे, x माइनस एक्स मीन निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने 8 माइनस 122 किया तो हमें क्या मिला, 114 मिला। 114 मिलने के बाद में हमने क्या किया, इस पूरी सीरीज़, इससे हमें क्या मिली, एक नई सीरीज़ मिल गई। कैसे, जब हमने इसमें से मीन को सब्सट्रैक्ट किया इक्वली सब में से। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये एक नई सीरीज़ मिली। नई सीरीज़ को हमने क्या किया, सम, इसका फिर अगेन सम किया। सम करने के बाद में इसका क्या करेंगे, अब हम अगेन स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला, ये कुछ डिजिट्स मिली। इन डिजिट को फिर सम किया।
ठीक है, अब क्या करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी, डी का सॉरी डी वन का स्क्वायर। एफ क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और डी वन का स्क्वायर क्या है, ये इनका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया पूरी सीरीज का, तो हमें मिल गया ये, और इनका समीशन आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही निकाला, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ एफ इंटू डी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ वन। ठीक है, तो ये आया हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की जो भी हमें टेबल से जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा। तो हमें मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट वेरिएबल निकालेंगे। कोफिशिएंट वेरिएबल कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास मीन है, क्या बोलते हैं इसको, मीन डेविएशन है, जो भी हमारे पास मीन डेविएशन है और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर इनको हम डिवीज़न, इनका जो है रेशो निकाल दें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट वेरिएबल निकाल लेंगे। जैसे ये हमें जो है कोफिशिएंट वेरिएबल निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, मीन डेविएशन जो हमने टेबल में कैलकुलेट किया था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें यहाँ से मिला है, हमने इसको यहाँ पर पुट किया। पुट करने के बाद में हमें क्या मिला, 5.89 मिला। 5.89 हमें मिल गया। 5.89 जैसे ही मिला, अब हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल यहाँ पर जो है इस यूनिट को रिप्लेस करेंगे किससे, 5.89 से, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हमें जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और टू द पॉइंट होगा। उसमें जो है वो जो प्रिडिक्शन होगी वो बहुत ही टू द पॉइंट होगी, उसमें किसी तरीके की कोई एरर नहीं होगी, एरर फ्री होगा और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होगा ये। अब यहाँ पर जो बीटा कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, बीटा कोफिशिएंट क्या होंगे आपके, बीटा कोफिशिएंट होंगे आपके स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिट सेम की। यूनिट सेम करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो हमें डिजिट कैलकुलेट करके मिली वेरिएबल कोफिशिएंट की फॉर्म में, वो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। इससे हमें एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है।